देखिए, चैप्टर 1 आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी कितने भी बैचेस में मैंने चॉइस पूछी है बच्चों की, मैं आपको सेल चैप्टर कराऊं या द लिविंग वर्ल्ड, तो ऑलमोस्ट शायद आपके दिमाग में ऐसी बात रहती होगी कि हमें पहले क्या करना चाहिए, चैप्टर 1 से इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। इसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह बता देती हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड है आपका चैप्टर 1। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड है। चैप्टर 1 हो गया, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी आसान सा चैप्टर है, बट दो चीजें इसमें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जितने स्टूडेंट्स होंगे आप में से सबने अभी अभी स्टार्ट ही किया होगा बायो। आप में से कोई ऐसा है जो कहीं पे पढ़ रहा है? फटाफट रिप्लाई कीजिए। नो मैम। कैसा स्टूडेंट, मतलब अभी आपने जस्ट स्टार्ट की है बायो, है ना? जी मैम। मैम वैसे YouTube से पढ़ लिए मैम, हाँ अच्छा खासा कवर हो गया। हाँ, चलिए अच्छी बात है। कवर कहीं से कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर रहे हैं कवर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इंटरैक्टिव क्लासेस करते हैं, इंटरैक्टिव का मतलब जैसे आप अभी मेरे से इंटरैक्ट कर रहे लाइव हैं, क्लासेस। तो इसका तो हाँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लाइव क्लासेस और इंटरैक्टिव क्लासेस में फर्क होता है। लाइव मतलब यूट्यूब पे भी कई टीचर्स लाइव देते हैं, आप ज्वाइन कर लिए तो लाइव क्लासेस कर रहे हैं, बट वो इंटरैक्टिव नहीं होता। ठीक है, जैसे जब टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वो इंटरैक्टिव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सा फर्क होता है। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स 22 हैं। बहुत ज्यादा अगर मैं बहुत एक्सेसिव भी अगर कर लूँ ना तो 1 और 2 मंथ्स, इससे ज्यादा आपका एग्जाम डिले नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखेंगे। और चैप्टर 1 वैसे देखने में तो आसान सा है, बहुत सारी हाफ चैप्टर है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आधा चैप्टर आपका हाफ चैप्टर का मतलब फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है जहां से आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां से आप क्या पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां से जो सारी चीजें वो आपके लिए न्यू है, फ्रेश है। अब उसके बारे में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपने ऑलरेडी उसको क्लास 9th में पढ़ा हुआ है या उसके भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक हर क्लास में होनी चाहिए, आप जब भी बायोलॉजी की क्लास में बैठे, क्योंकि ये वही बुक है जिसको लेके कोई भी टीचर दुनिया के चाहे वो भी बुक से पढ़ाए, क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त एनसीईआरटी बुक रखी जाती है। नीट का क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करते वक्त आपकी एनसीईआरटी की किताब रखी जाती है। तभी मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ कि आप उस बुक को सामने रखेंगे जब भी मेरी क्लासेस होंगी। ठीक है मैम। और दूसरी बात ये है कि 22 चैप्टर्स के अंदर किसी को कुछ बोलना है? उधर से आवाज आई अभी मुझे। नो मैम। कुछ बोलना है किसी को? हाँ, तो 22 चैप्टर्स के अंदर आप अपना सिलेबस खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 22 में से आप कैसे कवर करेंगे। कि अभी सितंबर एंड होने चला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 या चलिए फेब भी ले लिया, मार्च तक तो पहले फेब में होते थे 11th के एग्जाम्स, अब मार्च या अप्रैल, इससे डिले तो कोई नहीं करेगा। ये आप लिखवा लीजिए मेरे से, इससे ज्यादा डिले आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो पता चला कि बाकी सारी चीजें आगे 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 डिस्टर्ब होती चली जाएंगी, इससे ज्यादा डिले वो नहीं होगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपको किस स्पीड के साथ कवर करना है कि आपके चैप्टर्स कवर हो जाए 22 के 22। ठीक है, और पूरी जो प्लांट फिजियोलॉजी है, पूरी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसका तो एक चैप्टर भी 1 मंथ के लिए कम है। कितनी स्पीड मुझे मेंटेन करनी है और कितना आपको कवर करना है, आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैंने पढ़ा दिया, मेरे पास बहुत सारे बैचेस है, हर बैच में पढ़ाने के बाद मेरा काम ओवर हो जाता है, तब आपका काम स्टार्ट होता है। आपको नोट्स भी बनाना है, पर डे के असाइनमेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, सारी चीजें आपको वहाँ पे कवर करनी होती है। ठीक है, रिजल्ट की गारंटी मेरी है, मतलब जो कहा जाता है ना कि अश्योर करना, वो अश्योरिटी मेरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लिखना ही ना आए, मैं उसका हाथ पकड़ के तो नहीं लिखवा सकती एग्जाम में। दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है मुझे, एक आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए
और दूसरी जो चीज है कि आप ऐसा लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं कि कोई आपकी भाषा को समझ सके कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को। कई बच्चों को मैंने देखा बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया, टीचर्स क्वेश्चन आंसर्स करते ही हैं, और मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया, बच्चा एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहा है बट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता नोटबुक पे, वो उसको नोटबुक पे नहीं समझा पाता कि वो क्या बोलना चाह रहा है, या फिर उसकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, या फिर उसकी इंग्लिश तो खैर पास्ट टेंस में चलती है पूरी साइंस, कुछ थ्योरीज वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए, बायो के इवोल्यूशन चैप्टर्स वगैरह की बातों को अगर निकाल दिया जाए तो पूरी साइंस प्रेजेंट टेंस में चलती है। न्यूटन्स लॉ ही पढ़ लीजिए, बनाया कब था बट आप उसको प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, सब प्रेजेंट टेंस चलेगा। तो ये तो एक्सक्यूज कभी मत दीजिएगा मेरे सामने कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के भी होंगे तो इंग्लिश का पेपर हर बच्चे ने पढ़ा होगा। अगर आप कई बच्चे जो होते हैं वो एक्सक्यूज देते हैं मोस्टली, मतलब यहाँ बिहार में जब अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं, हो सकता है कि अभी तक आपको लिखने में दिक्कत आती होगी, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिस कीजिए, इसके पहले आपको किसी ने ये बात बताई नहीं होगी कि साइंस में सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में चलती हैं, होता है, हो रहा है, होता है, हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता। तो इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना कोई भी बच्चा लिख सकता है। और बाकी जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा जब आप अश्योर होइएगा क्लासेस लेने के लिए। सारी चीजों की फैसिलिटी है यहाँ पे, बट ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको ग्रास्प किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनफ है एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए कि आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, तो हाफ जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड का, यहाँ पे आपको फीचर्स समझाया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या है। तो फीचर्स ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कि नॉर्मली जब आप अपनी बॉडी को अज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, जब फीचर्स पूछा जाता है तो आप लिविंग है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आपको याद होगा आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर, मतलब कोई भी दुनिया का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा रीजनिंग का, हर बच्चा करता है, मतलब आप एसएससी लेवल का दे दीजिए, 10वीं पास करके जो बच्चे देते हैं, 12th वाले भी एसएससी का देते हैं, ग्रेजुएशन किया तो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, एक क्वेश्चन करते हैं उसमें आप लोग करते ये है कि ए बी का फादर है, ठीक है, डी है वो सी का ब्रदर है, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। मैंने आज तक जितने बच्चों से पूछा है वो रीजनिंग को वो अपने पे फिट करके देखते हैं, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां पे ए बी की जगह पे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके आंसर में कभी गलती नहीं होती बच्चों से। तो जैसे ही फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है तो पहले वहां पे अपने आप को अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ, मैंने आपसे पूछना स्टार्ट किया आपके क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर योर फीचर्स। ठीक है, बायोलॉजी में पूछ रही हूँ तो वहां तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि मेरे पास ये है, वो सब एसेसरी नहीं पूछ रही आपसे, बायो की बात पूछ रही हूँ। अगर मैं बायो पूछ रही हूँ तो ऑब्वियस है कि आप मुझे वहां पे समझ स्टार्ट करेंगे, या फिर आप मुझे वहां पे बोलना स्टार्ट करेंगे कि भाई ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं हम लोग, मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सारी बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, शोभा भी सही है। फिर आप बोलेंगे कि हमारी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब 9th में या उससे भी पहले से बच्चों को सिखाया जाता है कि सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज को ऑर्गेनाइज कीजिएगा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स को भी एक जगह जोड़िएगा इकट्ठा कीजिएगा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम को भी जब ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो आपकी बॉडी बनेगी। मतलब आपकी बॉडी में अभी बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है। इट मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी तुरंत रिसेंटली न्यूरो सर्जरी हुई हो ना, उस पेशेंट के पास जाइए, उसके पास से डॉक्टर क्या करते हैं, परिचित को, मतलब किसी फेमिलियर फैमिली मेंबर को वहां पे ले जाते हैं और उससे पूछते तुम इसको पहचान रहे हो। वो अगर बोला कि हाँ ठीक है पहचानता हूँ, ऐसे मोस्टली यही होता है कि अगर कोई वास्ट न्यूरो सर्जरी होती है, बहुत जल्दी वो अपने रिलेटिव्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि आपके मेमोरी कहाँ है, स्टोर है, ब्रेन में है, आपकी मेमोरी कहाँ है, ब्रेन में है। ठीक है, पता है आपको। तो इसका ये मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे धीरे धीरे बीच में से क्वेश्चंस निकलती हैं, आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि हम सुन रहे हैं, हमें सुनाया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है किसी चीज को बस, बट एक्सप्लेनेशन से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके आगे जाके सॉल्व होंगे, रिटन वर्क भी करेंगे हम लोग। ठीक है,
उससे ज्यादा वैल्यू एक्सप्लेनेशन की है। अगर रिटर्न की इतनी ज्यादा वैल्यू होती तो दुनिया के बच्चे आज टीचर्स को ढूंढ ढूंढ के पढ़ाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, पता ही आपको। तो इसका ये मतलब है कि आपको जो चीजें सुनाई दे रही हैं, जो चीज आप सुन रहे हैं, वो मैसेज कहाँ जा रहा है? आपके ब्रेन जा रहा है। यही मतलब हुआ ना इसका। इसका क्या मतलब हुआ? वो मैसेज आपके ब्रेन तक जा रहा है। अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कई बच्चों के पास जैसे बीच में नेटवर्क की कनेक्टिविटी पुअर होगी, आप उधर से बोलना स्टार्ट कर देंगे, मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई बच्चा बोलेगा ठीक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर नहीं दिख रहा तो आपके जो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पे बात क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा खासा कॉन्शियसनेस भी अवेलेबल है। जो आप क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉन्शियस करने का काम कर रहा है कि आपको किस चीज को सेंस करना है, कौन सा स्टिमुलस वहां पे अपना रोल प्ले करेगा। एक वर्ड आया है यहाँ पे, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये है कि आपकी इफेक्ट कराने के लिए कोई अबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, वो सब स्टिमुलस बोले जाते हैं। आप अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को जिस एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी हो सकता है। सामने मेरे क्लास में एक बच्चा बैठा, मैं उसको एक थप्पड़ मार दूं, दूसरी बार में हाथ ऐसे करेगा। उसको पता है कि अगर हम नहीं बचे तो दूसरी बार भी लगेगा। ठीक है, वो तो पहली बार मैं में स्टिमुलस हो करेगा। गई उसके लिए। मैं क्या हो गई? स्टिमुलस हो गई। ठीक है, मतलब नहीं पता चला उसको। ठीक है, तो मैं क्या हो गई? स्टिमुलस हो गई उसके लिए। इंस्टेंटली वो लगातार बातें किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसको ऐसा पता नहीं था, मैं खड़ी रही, अचानक से मैंने मार दिया। ठीक है, सेकेंड टाइम में वो अपने आप को वहां पे इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? मैं स्टिमुलस हो गई उसके लिए। बट अगर ठंड का सीजन आएगा तो आपको कोई वहां पे मॉनिटर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली आपने स्वेटर ब्लेजर निकाला और पहनना स्टार्ट कर दिया। आपको बोला थोड़ी था, किसी ने ठंड लगी आप पहन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है या जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो आपके लिए स्टिमुलस है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा ये फैक्टर है अपने आप में। ठीक है, चीजों को समझने के लिए। अब ये आधा चैप्टर जो है, हाफ जो है, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चलेगा। अब आप बोलेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बचपन से पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला। तो आप यहाँ पे यही बोलेंगे कि हम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बचपन से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। सही बात है। जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है और जब से आपको ये बताया गया है कि आप जब लिविंग या लाइफ प्रोसेसेस की जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो उसको बायो के अंदर काउंट करेंगे। सबसे अर्लियर क्लासेस में यही बताया जाता है आपको। ठीक है, तो बायो में पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो आपने पढ़ी थी, मुझे तो यही याद है, मैंने आज तक जितने बच्चों से पूछा है। अब जैसे कई बच्चे बोलते हैं हमने सेल पढ़ा था, मैं बोलती हूँ सेल कहाँ से आ गया जब बच्चा बहुत छोटा है। मैं बोल रही हूँ मान लीजिए कोई थर्ड फोर्थ का बच्चा है, सेल कहाँ से आ गया वहां पे? मैं बोल रही हूँ उससे भी पहले जाइए। जब हो सकता है कि घर में ही पेरेंट्स कराते हैं कि भाई जब बच्चा पहचानना शुरू करता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग है, पहली चीज लाइफ में यही कराई जाती है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही सीखा है ना आपने सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग। ठीक है, वो चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर जो है बहुत सारे इसके टर्म्स आएंगे, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, सबके एग्जांपल्स हैं, टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, हर्बेरियम, टेक्सोनोमिकल एड्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे थ्रू आउट द 11th क्लास और पूरी 12th क्लास में इंट्रोडक्शन के तौर पे जगह जगह पे रिमाइंड कराएगा। और जहां मुझे आपको याद कराने की जरूरत पड़ेगी कि आपको मैंने बताया था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये इंट्रोडक्शन मैंने बस दिया है अभी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से अंदाजा लग जाता है। वो कहावत सुनिए ना आपने, खासकर बिहारियों में तो, हम लोगों में तो बहुत कॉमन है। एक कहावत कहते हैं, हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो ये तो बात अलग है कि डेमो आप लोग लेते हैं, डेमो 1 क्लास आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। किसी टीचर को 5 से 10 मिनट में हम लोग जज कर लेते थे जब हमें पढ़ना होता था कि हमें इनसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो 5 to 10 मिनट्स जो शुरुआत का जो इम्प्रेशन होता है उससे बच्चे समझ जाते हैं कि हमें इनसे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताना स्टार्ट करती हूँ। और उसमें ये जो चैप्टर आपने लिखा है, चैप्टर क्या लिखा है आपने? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब ये है क्या? मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोलॉजी। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? बायोलॉजी लिख दिया। ठीक है, अब चैप्टर ये पढ़ा रहा है, ये बायोलॉजी लिखे गया तो अच्छा तो लगेगा नहीं देखने में, तो उसको इसने कर दिया है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है,
बट ये है क्या, ये द लिविंग वर्ल्ड क्या है, पूरी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें आपको लिख दिया, बोला उसने केमिस्ट्री, आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफों वाली बातें हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिस्ट्री। तो बायो का पहला चैप्टर बायो लिखने में अच्छा तो नहीं लगेगा, बट रियल ये है कि आप यही पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? बायोस मतलब लाइफ और लिविंग होता है, बायोस मतलब लाइफ और लिविंग होता है, और लोगस मतलब स्टडी होता है। लोगस मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक है, ये सबको पता है जब से आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसके बाद बात किसकी आती है यहाँ पे? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात आती है? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो ये तो रहा बीच में फंसा हुआ बायोलॉजी, और हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या है? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जब आप फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके फीचर्स देखेंगे। और ग्रोथ के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको? रिप्रोडक्शन लिख लीजिए। रिप्रोडक्शन एक सिंपल सा, अगर मैं हिंदी में बोलूं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज के नंबर को मेंटेन करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज भी करता है, अगर कोई उसके ऊपर चेक फैक्टर नहीं बैठा। चेक फैक्टर का मतलब है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि हमारे ऊपर कोई चेक फैक्टर नहीं बैठा हुआ है। अब आपकी मर्जी भी, आपका नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, आपने किसी को भी यहाँ पे खा लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर, हालांकि ये रियल फूड चेन नहीं है, फूड चेन जो है तो हर चीज के पॉपुलेशन के ऊपर, उसके ऊपर का एक चेक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन में दोनों चीजें आती है। वो स्पीशीज के नंबर को मेंटेन भी करता है, और अगर वो चाहे, अगर उसके ऊपर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, चेक फैक्टर नहीं है, इसके बारे में 12th क्लास में इकोलॉजी में डिस्कशन करेंगे, बट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं चेक फैक्टर किसको बोल रही हूँ। जैसे जो आपने फूड चेन की पढ़ाई करी है, फूड चेन जो आप बनाते थे शुरुआत में, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर सरवाइव करते हैं। ये तो खैर सर्वे सर्वा है, इसके बिना तो सोच ही नहीं सकते कि कुछ सरवाइव करेगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर के ऊपर चेक की तरह काम करते हैं, उसको चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से इन्होंने फूड चेन को बनाया हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन से उसको कंसर्न कर रही हूँ। प्राइमरी कंज्यूमर है, ये भी अपने नंबर को बढ़ाएगा, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ये तो दूसरे लेवल की बातें हैं, हमने उसको दूसरे तरीके से कैटेगराइज किया, कैसा वो फूड चेन बना रहा है, कैसा वो फूड चेन मेंटेन कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी हो, चाहे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो नीचे के ऊपर जिस भी सीरीज में जाएंगे, सब ने जो क्या किया है, अपने नंबर को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, मेंटेन किया है, वो किस प्रोसेस के थ्रू किया है? रिप्रोडक्शन के थ्रू किया है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपके पास? सेल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद देन जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या है? मेटाबॉलिज्म है, देन अडेप्टेशन। सबकी एक्सप्लेनेशन बारी बारी से होगी, बस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले बता दिया मैंने। अडेप्टेशन है, देन जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अडेप्टेशन के बाद, एक होमियोस्टेसिस भी लिख ही लीजिए, होमियोस्टेसिस, देन क्या लिखे? होमियोस्टेसिस। ठीक है, देन कॉन्शियसनेस लिख लीजिए। कॉन्शियसनेस मतलब पता है आपको, जो आप सेंस कर रहे हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या है? सब कॉन्शियसनेस है। ये सब आपने ऑलरेडी पहले से सुना है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, अडेप्टेशन है, होमियोस्टेसिस है, कॉन्शियसनेस है।
ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे, ये फीचर्स है। अब फीचर्स के बाद एक और चीज आती है यहाँ पे, वो कौन सी चीज आती है, डिस्प्यूट्स की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, डिस्प्यूट्स की। यहाँ पे डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है, डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। कैसे, अब कोई बोलता है ऐसा होता है, उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए बहुत सारे। बायो तो खैर साइंस में हर जगह डिस्प्यूट है, हर जगह किसी ने कोई चीज बताया, ढूंढा, बताना स्टार्ट किया, उसके पहले ही 10 खड़े हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में, आप गलत बोल रहे हैं क्या प्रोफेसर। लॉ को छोड़ के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जियो हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, दुनिया की कोई सी भी साइंस हो, एक लॉ को छोड़ के, लॉ मतलब वो तो भाई यूनिवर्सल, को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे बायो में आप मेंडल्स लॉ पढ़िए, चाहे फिजिक्स में न्यूटन लॉ पढ़िए, चाहे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए केमिस्ट्री में, मतलब लॉज जो है ना, जो आप लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको छोड़ के थ्योरीज जब आप देखेंगे तो सब में आपको उसके अगेंस्ट में खड़े होने वाले मिल जाएंगे। देखा है आपने कहीं पे भी कोई थ्योरी, याद कर लीजिए। अब आप बोलेंगे फिर फर्क क्या है लॉ और थ्योरी में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, हर चीज को एक्सप्लेनेशन है, ईच एंड एवरी वर्ड इज मीनिंगफुल इन द केस ऑफ साइंस, ठीक है। तो लॉ अगर आप बोल रहे हैं तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे न्यूटन लॉ हर जगह फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका लंदन चले गए तो वहां पे चेंज हो जाएगा, नहीं। मेंडल्स लॉ है, अब कोई इंडिया का बच्चा है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, कोई निग्रो है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मेंडल्स लॉ दुनिया में हर जगह चलता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में हाँ, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि उन बेचारे को टर्म थोड़ा अच्छा नहीं आता था, किसी ने उससे अच्छा टर्म दे दिया। जैसे 10th में आपने जगह जगह पे जीन्स 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 पढ़ा है, वो जीन बोलना मेंडल को नहीं आता था, वो उसको फैक्टर बोलते थे, तो बाद में बोला कि नहीं हम इसको जीन बोलेंगे, ठीक है, वो चीजें अलग है। लॉ के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, लॉ को छोड़ के, तभी मैं बोल रही हूँ एक्सेप्ट लॉज, लॉज को जब आप यहाँ से निकाल देंगे, अब उसमें कोई क्या चेंज करे, आप चेंज कर देंगे क्या वहां पे जाके मेंडल्स लॉ को? आप बोल सकते हैं मेंडल ने गलत बोला था, बेचारे ने 7 साल तक लगातार पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इतना बड़ा लॉ बनाया है जो यूनिवर्सल है आज के डे में, तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं डिस्प्यूट। लेकिन थ्योरीज की जहां तक बात आती है, थ्योरी बहुत है, इनॉर्मस नंबर में, जगह जगह पे है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में, इवोल्यूशन चैप्टर देखेंगे 200 से ऊपर थ्योरीज है, पढ़ते रहिए बैठे बैठे, सबके अगेंस्ट में बंदे खड़े हैं। अब लेमार्क ने बोला, एक कॉमन सी बात मैं आपको बता रही हूँ जो इधर भी थोड़ा सा कनेक्शन लेके आएगा, निकल के सामने आएगा। लेमार्क ने बोला आप जो भी चेंज अपनी बॉडी में करते हैं वो आपके अगले जनरेशन में जाएगा, ठीक है। अब उनका तो यही मतलब हो गया कि आप अगर अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बनवा रहे हैं तो आपके बच्चों की बॉडी में भी फ्री फंड में हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेमार्क के अगेंस्ट में खड़े हो गए बहुत सारे, विशमैन खड़े हुए, उसके बाद डार्विन, बहुत सारे साइंटिस्ट उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, ठीक है। उसके डार्विन आए, उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नॉट लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसा नहीं बोला गया, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सुना हुआ है 10th में आपने पढ़ा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसमें बीच में भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि हमें सुना हुआ नहीं लग रहा है, या मैडम किसी दूसरे प्लेनेट की बातें बोल रही है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिन चीजों की हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे क्या है, डिस्प्यूट्स हैं। एक, इस बेचारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको छोड़ के इसको निकाल दीजिए, ये कॉपीराइटेड है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपने किसी नॉन लिविंग के लिए नहीं सुना होगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जो यहाँ पे आपको 7 चीजें बताई थी, अब ये 5वां और 6ठा जो है अडेप्टेशन और होमियोस्टेसिस, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को निकाल के पलटना स्टार्ट कीजिए, टर्न करना स्टार्ट कीजिए, उसमें नहीं लिखा हुआ है, लिखना भी नहीं चाहिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, बट पता नहीं नई नई इतनी बायोलॉजी की किताब आ रही है, इतने सारे मतलब रिसर्चर अपना अपना रिसर्च देने जा रहे हैं, वो अडेप्टेशन भी बता रहे हैं, होमियोस्टेसिस भी बता रहे हैं, तो अभी ऐसे जब आप पढ़ाई करेंगे तो 2-3 बुक्स को तो रेफर करेंगे वहां पे। बुक्स नहीं भी रेफर करेंगे तो आजकल तो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए बैठे बैठे, जितना पैसा आप दुकान वाले को दीजिएगा उससे आधे दाम में ही पेड आप कीजिएगा, पेड वर्जन लीजिएगा, पूरी किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी, तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वहां पे अब उन्होंने बना के अडेप्टेशन भी लिख दिया है, होम्योस्टेसिस क्या जरूरत है बताने की बच्चे को, अब आप यहाँ पे डाइजेशन लिख दो, किसी की मर्जी हुई डाइजेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, बट है तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ताकि कल को जाके आपके दिमाग में ये बात ना रहे टीचर ने हमें कम बताया। मोस्टली जितनी न्यू बुक्स है वो सब में आप देखेंगे ये मिलते हैं आपको,
ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि एडाप्टेशन और होम्योस्टेसिस इसको अलग से टर्म्स आ सकते हैं, बट अलग से एनसीईआरटी ने नहीं बताया। तो ये 3 जो है, अब ये कितनी हैरानी की बात है कि जो ये ग्रोथ इधर में डिस्प्यूटेड टॉपिक, समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ ग्रोथ लिख दिया, आधे रिसर्चर और साइंटिस्ट बोल रहे हैं ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। समझिएगा जो डिस्प्यूट लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन है, क्या है, रिप्रोडक्शन है। पुरानी ओल्ड बुक्स में लिखा होता है कि कैरेक्टराइजिंग फीचर है, नए में इसको डिस्कार्ड किया जाता है। कहते हैं क्या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का रट लगा के बैठे हुए। आप जब कहते हैं कि कॉपीराइटेड फीचर है, क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जो स्टेराइल होते हैं, जो अपने स्पीशीज के नंबर को इंक्रीज कर ही नहीं सकते? यहाँ पे होता है, एक्सेप्शन है, वहां पे 2-3 आए हैं निकल के सामने, इसको भी उठा के फेंक दिया डिस्प्यूट में, ठीक है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेफ है, इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेटाबॉलिज्म, आइए, मेटाबॉलिज्म क्या है, कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? देन यहाँ पे हम लिख रहे हैं लास्ट में कॉन्शियसनेस। ये सारे टॉपिक्स क्या हैं? विवादास्पद हैं। डिस्प्यूटेड मतलब विवादास्पद है। कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, ठीक। तो ग्रोथ है, तो ग्रोथ आपकी बॉडी में होता है। ग्रोथ का मतलब है कि अगर आपकी हाइट बढ़ गई, आपने बोला भाई हम ग्रो कर गए, अब आप जब 2 साल के थे और अब भी हैं, वेट में एक ह्यूज डिफरेंस आया है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। आप बोलेंगे भाई हमारे अंदर ग्रोथ हुआ है। डॉक्टर्स देखेंगे, छोटा बच्चा होगा, जब हर महीने जाइए डॉक्टर के पास, बार बार वेट देख देख के चेक कर करके लिखते रहते हैं। उन्होंने एक चार्ट इंडेक्स होता है बच्चों का भी कि भाई कितने मंथ का है तो कितना वेट होना चाहिए। हाइट तो उतनी जल्दी तो दिखेगा नहीं वहां पे पर मंथ में, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग देख रहे होते हो, वहां पे एनालाइज कर रहे होते हैं। तो क्या है, ग्रोथ है। अब एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ है, वो इतना है ऐसे, और फिर आपने उसको देखा वो इलार्ज होके इतना हो गया, तो क्या हो गया? ये सरफेस एरिया बढ़ा है इसका। क्या बढ़ा है? सरफेस एरिया बढ़ा है, बट ग्रोथ तो है। सरफेस एरिया बढ़ा तो क्या हो गया? ग्रोथ तो है ये, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अब आए कौन से खड़े होने इसके अगेंस्ट में? बहुत सारे ऐसे रिसर्चर निकल के सामने आए जिन्होंने बोला आप जो बोल रहे हैं कि ये ग्रोथ प्रोसेस है, ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो आपका कॉपीराइट है। तो क्या जब कोई रॉक होता है, जिसको हिंदी आप लोग आने चट्टाने बोलते हैं, मान लीजिए वो 5 फीट हाइट का है, ठीक है, और इसके ऊपर सेडिमेंटेशन होता है। क्या होता है सेडिमेंटेशन? मतलब लेयर इतनी हो गई इसकी, फिर ये लेयर इतना इंक्रीज करेगा, फिर ये इतना इंक्रीज करेगा, फिर इतना इंक्रीज करेगा, फिर इतना इंक्रीज करेगा, करते 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 क्या हो गया? इसकी हाइट कुछ सालों के बाद, अब ऐसा नहीं रातों रात हो जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, 8 फीट हो गई। मैंने कितना कर दिया इसको? 8 फीट कर दिया, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ग्रोथ तो है यहाँ पे, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसका, वेट बढ़ा ही है, सारी चीजें यहाँ इंक्रीज हो रही हैं। क्रिस्टलाइजेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैसे छोटे 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 वहां पे मासेस होते हैं, वो एग्रीगेट होके बड़ा क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन जो आप पढ़ते हैं क्या है? ग्रोथ है। वो बोलेगा हाँ भाई ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्प्यूटेड हो गया ग्रोथ। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बोला क्या आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ये तो अपने नंबर को इंक्रीज कर ही नहीं सकता है, ये भी क्या हो गया यहाँ पे? डिस्प्यूटेड टॉपिक हो गया, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आज के बाद से अगर कोई पूछे आपसे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है हिंदी में। अगर मैं समझाऊं आपको, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं सबको एक साथ जोड़ के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन 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 रिएक्शन, हर जगह क्या आ रहा है? केमिकल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। बहुत अगर साधारण भाषा में सबसे जीरो लेवल का एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पॉलीमर के फॉर्म में होता है, उसको तोड़ के पहले ग्लूकोज के फॉर्म में किया जाता है, तब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप, बायोमोलिकुल्स पढ़िए, 12th में जाइए और केमिस्ट्री में वहां पे आप बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ये तो बायो का है, क्यों पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में? तो क्या मतलब हुआ इसका? और दुनिया के आज के केस में ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो लैब में परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया। आप
आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि मेटाबॉलिज्म को आप क्यों बाहर कर रहे हैं, अच्छा खासा तो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि इसलिए इसको बाहर किया गया है क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है लैब में, और इंडिया के ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, कई जगह पे खुराना लिखा होता है, कई जगह पे KHORANA खुराना लिखा होता है, ठीक है। उन्होंने तो और इंटरेस्टिंग काम कर दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही बना दिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब आपका जो डीएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल, 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी बहुत अच्छे से, एक लाइन लिखा था एनसीईआरटी में, एक ही लाइन लिखा था, एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। अब मैं ऐसा नहीं बोल दूंगी आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है वहां पे। तो उसने लिखा था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लिखा था, एक लाइन थी वहां पे, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी बना दिया इन्होंने, और कितने प्राउड की बात है कि इंडियन ने बनाया। बाकी आप पूरी बायोलॉजी में पढ़िए ना, जगह जगह पे आपको नाम किसका मिलता है, भाई इंग्लैंड के हैं तो ब्रिटिश है तो फ्रेंच है तो जर्मन है, यही सुनने को मिलेगा। इंडिया के थे और इन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग काम किया। जायंट मॉलिक्यूल जो डीएनए है पूरी केमिस्ट्री को अपने अंदर समेट सकता है, इतना जायंट है ये, ठीक है। तो इन्होंने उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने का काम कर दिया लैब के अंदर। तो आपके दिमाग में अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी कि मेटाबॉलिज्म को क्यों बाहर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के अंदर से, ठीक है। समझ आया आपको? कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है वो मतलब थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे मैंने देखा है कि चैप्टर्स के ऊपर में बार कोड्स आ गए हैं, सारे चैप्टर के ऊपर में, जो नई किताबें खरीदते हैं आप लोग, सारे चैप्टर्स के ऊपर में बार कोड है, 2-3 चीजें उसमें सुधारी गई हैं। बट क्योंकि परंपरागत है तो कोई ज्यादा उसमें ट्रेडिशनली जो चीजें चलती चली आ रही हैं, रातों रात कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करता उसमें, वो सीधा होगा। अभी शायद आप 12th में बैठे हो तो उस टाइम तक आप किताबें चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंटेशन में है, काम चल रहा है उसमें। तो तब जब चेंज होगी तब देखा जाएगा करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे तो 2000% कंफर्म्ड गारंटी है। उसमें जो रोबोट सोफिया बनी है उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। आप जाइए उसको टाइप कीजिए, यूट्यूब पे देखा भी होगा आपने। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि हम यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, तो 2-3 चीजें जब आपने वहां पे सर्च करी होंगी आपको खुद भी दिखा होगा। जब कोई टीचर कहीं पे पढ़ाएगा और आपको बोलेगा कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर अब नहीं है, तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है ये क्या बात हुई? अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बेचारा थोड़ी सेंस कर सकता है, मैं इसको उठा के फेंक दूं यहाँ से 4th फ्लोर से नीचे, तो ये क्या सेंस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं है ये तो कोई बात नहीं है बोलने वाली। तब जाके आप जब सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे उस रोबोट का एग्जाम्पल दिखेगा, जीता जागता एग्जाम्पल, जिसको देख के फर्स्ट ऑफ ऑल आप नहीं बोल सकते कि वो नॉन। रोबोट्स क्या है, किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है ना। रोबोट ने तो ह्यूमन को नहीं बनाया, ह्यूमंस ने रोबोट बनाया है। तो उसके अंदर जैसे कैसे हमारे ब्रेन में जो स्टोरेज होता है, जैसे मैं टाइम टू टाइम बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोग रिटन वर्क ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा रिटन वर्क कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, रिटन वर्क कीजिए। रिटन वर्क जो है आपके रटने की जो क्षमता होती है ना उसको धीरे धीरे कम करता है। रट के आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो टेम्पररी होता है, वो आपके ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में नहीं जाता है। आप जब लिखते हैं कोई चीज गलत होती है, काट के दोबारा लिखते हैं, तीसरी बार लिखते हैं, चौथी बार लिखते हैं, तो उसके ब्रेन में भी जो वहां पे डेटा फीड किया गया है, ये बात अलग है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज समझती है। तो हम लोग कौन सा फ्रेंच बोलते हैं, आप फ्रेंच थोड़ी बोलते। कई लोग कोर्स करते हैं, कई बच्चे कोर्स करते हैं, तो हमें कौन सी तमिल, मराठी, उड़िया और फ्रेंच आती है? हमें भी तो हिंदी इंग्लिश आती है ना। हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा अगर जैसे कोई बच्चा सोचे कि हम फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो फ्रेंच सीख रहा है, कोई बैठ के चाइनीज सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है बैठ के। सारी क्लासेस चलती है, जाके पता कीजिए पटना में तो जगह जगह पे ब्रांचेस खुले हुए हैं। भाई आइए जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, ये सीखिए, बहुत सारे लैंग्वेज के बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीखना तो पड़ता है ना आपको। अभी तो आपके पास एक ही डेटा फीड है ना, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, दो कर लीजिए, ठीक है। उसके अंदर पूरे इंग्लिश का डेटा फीड किया गया। आप उस इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछिए, सबका आंसर देगी। भोजपुरी का भी है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन आंसर करती हुई आपको वहां पे दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगी आपको, ऐसे आप लोग खुद भी देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो चाहे तो आपके हाथ में फोन होगा, चाहे लैपटॉप होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में कहीं से कुछ। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है उधर से? किसी को बोलना है कुछ? आवाज आई अभी मुझे।
तो वही चीज मैं बोल रही थी यहाँ पे कि आपके पास कोई ना कोई वैसा डिवाइस अवेलेबल है, उसमें भी आप टाइप कीजिए जाके यूट्यूब में रोबोट सोफिया, आपको बहुत सारे इनॉर्मस नंबर ऑफ उसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उसको देख कहीं से भी आप नहीं बोल सकती कि वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो अब जाके फाइनली फ्यूचर टाइम में अगर बुक्स प्रिंटेड होगी तो उसमें कॉन्शियसनेस को भी बाहर किया गया है। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल किसका निकल के आता है, कोमा पेशेंट्स का आता है। कोमा पेशेंट्स हैं वो वैसा रिएक्ट नहीं कर सकते जैसा हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, जैसा आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोमा पेशेंट्स को भी क्या किया जाता है, इससे बाहर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज किसकी रही, कॉन्शियसनेस की बात रही। तो जिसकी वजह से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें जो है ये आज के डे में बाहर करी गई हैं, किससे, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से जो चल रहा है तो हम लोग वहां पे बोलते हैं और ऐसा कहते हैं कि हाँ ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं तो हम लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है, करते हैं ना, लिविंग भी तो करते हैं, नॉन लिविंग भले ही वहां पे खड़ा हो गया कि भाई हमारे अंदर भी होता है। बट अगर आपसे डिस्प्यूट ना पूछा जाए, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए, खैर कोई नहीं देगा दुनिया में, आज तक मैंने कोई टीचर नहीं देखा ना आज तक अपनी लाइफ में जो 11th क्लास में बैठा चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन दे दे कि फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नोट लिखिए। किसी टीचर का दिमाग थोड़ी खराब है कि वो बच्चा जिसको कुछ ना आए वो यही क्वेश्चन बैठ के लिखता रहे 3 घंटे तक। लिख सकता है कोई भी बच्चा, क्या जाता है इसको लिखने में। इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपको, मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल बताइए, टाइप्स बताइए, कैटाबॉलिज्म के बताइए, एनाबॉलिज्म के बताइए। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी नहीं देगा लिखने को आपको, नेवर। आज तक मैंने जितने पेपर देखे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी टीचर ने लिखा हो बच्चे को एग्जाम में। छोटी क्लासेस में 9th में ही आपसे नहीं पूछा होगा किसी ने कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप बच्चा तो देख के खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह मेरी तो लॉटरी निकल गई, अब बैठ के लिखते रहो यही क्वेश्चन। कोई भी नहीं देता आपको लिखने को। इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, जो आपको स्पेशली यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, रिप्लाई कीजिए उधर से। यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई दिक्कत या डाउट? नो मैम। उधर से रिप्लाई कीजिए फटाफट। नो मैम। स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आज क्योंकि डे 1 है तो बहुत शॉर्ट, हाँ ठीक है, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो मैं लिख देती हूँ आपको, ताकि थोड़ी सी आपकी राइटिंग स्किल भी ठीक हो जाए। ध्यान से सुनिएगा उसको और समझिएगा। पहला मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है यहाँ पे। आपको जैसे करना है आगे, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो पहले मेरी बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि बायो में आपके क्वेश्चन आंसर की एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी, क्वेश्चन आंसर की एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी। आप में से कोई अगर ऐसा हो जो ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिंक से अगर आप हैं यहाँ पे, उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको समझा देगा। ऐसे मैं भी समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर की कॉपी आपकी अलग होगी। ये आप किसी भी एग्जाम में, प्लस नीट के एग्जाम में आप ये कॉपी देख के जरूर जाएंगे, मेरी गारंटी है। मेरे से इतना ले लीजिए आप गारंटी मेरी तरफ से। शॉर्ट ही क्वेश्चन ज्यादा लिखवाती हूँ, तो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी आपकी अलग होगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा उसको प्रिंट करने के लिए क्लास नोट की कॉपी आपकी अलग होगी, क्लास वर्क की कॉपी आपकी अलग होगी, और फेयर कॉपी आपकी अलग होगी। फेयर कॉपी 3 ही बोला है मैंने आपको। आप चाहे तो ये क्लास वर्क और फेयर के लिए, जैसे आपने एक नोटबुक लिया, ठीक है, आधा पोर्शन मतलब बीच में से आधा पार्ट दिया, इधर से आप क्या कर रहे हैं, क्लास वर्क लिख रहे हैं और मिड से उस पे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी है, मोस्टली बच्चों को इससे फायदा होता है। आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे जिस चीज के लिए मुझे थैंक्स करते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा किया था जो हमें क्वेश्चन आंसर की कॉपी अलग करवा दी थी। ठीक है, आप आज से 1 साल 2 साल बाद, 1 साल बाद तो नहीं, 2 साल बाद जब नीट के एग्जाम में बैठे होंगे तो एक भी क्वेश्चन मेरे इस क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तब तक मैं 12th पढ़ चुकी होंगी आपको, इसलिए बोल रही हूँ। समझ आया आपको?
तो अभी मैं ऐसे बेसिक क्वेश्चंस और आंसर्स आपको साथ में लिखवा रही हूँ, लिख लीजिए। मैंने बेसिक आपको एक बात बताई है, नोटबुक्स वहां पे अलग कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 जो है, दैट इज डिफाइन। मेरे साथ साथ लिखिए, हो सकता है कि बीच में कनेक्टिविटी या कोई और एरर हो तो आप मेरे से बोलेंगे मैडम क्या लिखा, क्या बोला, फिर से बोलिए। होता है, कई बार दिक्कत आती है। मेरे साथ साथ नोट कीजिए, डिक्टेट भी कर रही हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन बोला है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आंसर है इसका, आंसर लिख लीजिए। पहली फर्स्ट डे है इसलिए लिखवा रही हूँ, आंसर नहीं लिखवाऊंगी नेक्स्ट टाइम से, आपको खुद से करना है। मेटाबॉलिज्म में लिख लीजिए द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, the sum total of all the chemical reactions of any living organism is known as metabolism, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में इसको समझा रखा है, और मैंने जो बोला था अभी आपको कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो वहां पे आपने बोला था किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं सबको एक साथ ऐड करके, इकट्ठा करके हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिजिकल रिएक्शन होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा। कैरेक्टराइजिंग, फिर से बोलिए। फिजिकल रिएक्शन कैसे होगा ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, वो फिजियोलॉजी हो जाती है। जो फिजियोलॉजी होगी उसके अंदर जो रिएक्शंस इंक्लूड होंगे, कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। और वो बॉडी के जैसे डाइजेशन, आपकी बॉडी का डाइजेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना उसकी बॉडी में, मतलब उसके अंदर तो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन। दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिजियोलॉजी दूसरी चीज है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दूसरी चीज है। केमिकल रिएक्शंस are the necessary or important part of physiological activities of any living organism। समझ आया? जो फिजियोलॉजी हो रही है, अब डाइजेशन का मोटिव क्या है, कुल मिला के एम क्या है, आपने अपनी बॉडी में जो भी कंज्यूम किया उसको सिंप्लीफाई करके तोड़ के दे देना ताकि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो फिजियोलॉजी हो गई, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ क्या है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। बात समझ आई? क्लियर है जी। तो यहाँ पे एग्रीगेट करके हम बोल रहे हैं जितने हो रहे हैं, चाहे ग्लूकोज बन रहा है टूट के, चाहे आप फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना रहे हैं, चाहे आप डीएनए के कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट करें, चाहे डीएनए बन रहा है, जरूरी नहीं सिर्फ टूटने को बोलेंगे, कुछ बन भी रहा है वो भी केमिकल रिएक्शन है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वही है, सम टोटल है, याद रखिए, इकट्ठा कर दीजिए सबको। किसका सम टोटल है? ये रहा केमिकल रिएक्शंस, बस सम टोटल कर दीजिए सारे केमिकल रिएक्शंस को, क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा है मेंशन कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, मेंशन बोला है नॉट एक्सप्लेन, ध्यान दीजिएगा, मेंशन बोला है, ठीक है। एक तो कॉपीराइटेड है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे ही लिखेंगे, सेलुलर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। आप की बात करें तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस भी लिख सकते हैं, होम्यो, मेरे साथ साथ हाथ चलाइएगा, पहले बोला मैंने होम्योस्टेसिस, बाद में कोई बच्चा ना बोले मैडम ये बोलिए वो बताइए, फर्स्ट लाइन फोर्थ लाइन बताइए, साथ में लिखिए मेरे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस भी लिख सकते हैं, अडेप्टेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अडेप्टेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड लिखिए, why
is मैम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या लिखी है? not referred as, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, not referred as characterizing Ma'am. feature of, हेलो मैम। देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे देख लीजिए होमियोस्टैसिस है, हाँ यहाँ लिख तो दिया मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बोलिए मैम होमियोस्टैसिस और होमियोस्टैसिस के बाद अडेप्टेशन लिखिए, देन क्या लिखिए, अडेप्टेशन लिखिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है होमियोस्टैसिस अडेप्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, इस होमियोस्टैसिस क्या बता सकती हैं? प्लीज डिफाइन होमियोस्टैसिस। सुनाई दे रहा है, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। मैम प्लीज डिफाइन होमियोस्टैसिस। देखिए लिख देती हूँ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, समझा भी देती हूँ। मैं लिख देती हूँ अगला क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, समझा भी देती हूँ होमियोस्टैसिस। ठीक है, इसके ऊपर 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन है, खैर मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाई इज मेटाबॉलिज्म नॉट रेफर्ड एज कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर क्यों नहीं मानते हैं? आंसर में लिखेंगे इसके, most of the conditions, इसको आप कई किताबों में देखेंगे लिखा रहेगा आर्टिफिशियल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस, और इसको और कई किताबों में आपने, इसको मैं ब्लॉक में लिख रही हूँ इन विट्रो कंडीशन। अब ऐसा नहीं कि आज से मेरे से बार बार रिपीट करके एक ही चीज पूछिए। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल होता है या फिर लैब कंडीशन होता है? इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल होता है या फिर लैब कंडीशन होता है? तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया है, इन विट्रो कंडीशंस। ठीक है, अभी जो एक डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रही हूँ, डिफाइन होमियोस्टैसिस। अगला क्वेश्चन है डिफाइन होमियोस्टैसिस। पहले समझ लीजिए, जैसे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ठंड में भी मेंटेन करके रखते हैं, गर्मी में भी रखते हैं, बारिश में भी रखते हैं, 12 महीने आप क्या करते हैं, अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखते हैं। इस फेनोमेना को हम लोग होमियोस्टैसिस कहते हैं। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस बोलते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर है homeostasis is the specific ability of living organisms। उधर से म्यूट कीजिए वीडियो, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए उधर से। होमियोस्टैसिस इज द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑडियो म्यूट करेंगे उधर से। होमियोस्टैसिस इज द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी, यहाँ पे बॉडी है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू external environmental changes, external environmental changes। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनली कंडीशंस को चेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस बोलते हैं।
और 5th क्वेश्चन आज 5 ही रहने देती हूँ। 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट डे से पर क्लास में मैं 10 क्वेश्चंस देती हूँ, आंसर नहीं लिखती मैं, आंसर बीच बीच में बताती जाऊंगी, आंसर आपको लिखना होता है। जब क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने ही लगूंगी, उससे अच्छा सैंपल पेपर दे दूं आपको, लीजिए भाई ये पूरा क्वेश्चन और आंसर कॉपी कर लीजिए। आंसर सिर्फ फर्स्ट डे है इसलिए मैंने लिख दिया है, डिक्टेट कर दिया जगह जगह, और समझ में आपको आ गया होगा। 5th क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ पे। Who synthesized synthesized who synthesized polynucleotide chain। अब देखिए लैब कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे सिखाया है इन विट्रो कंडीशंस। तो हु सिंथेसाइज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर आपको समझ नहीं आए तो समझ जाइएगा डीएनए, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए मैंने डीएनए लिख दिया है, ठीक है। हु सिंथेसाइज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन आर्टिफिशियल कंडीशंस। यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा आंसर में जो मैंने अभी आपको बताया है, जाके यहाँ पे हरगोबिंद खुराना, KHO लिखा रहता है कई जगह पे U होता है, हरगोबिंद खुराना का नाम लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये रहे आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस। यहाँ